कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां शहरों की धड़कनें बैलगाड़ियों के पहियों पर चलती हैं, जहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में दिन नहीं हफ्ते लग जाते हैं और जहां काम का बोझ इंसान और जानवर के कंधों पर ही टिका है। ऐसी दुनिया में अगर कोई आपको कहे लोहे का एक ऐसा जानवर आएगा जो बिना थके बिना भूखे दिन रात बारिश तूफान में भी दौड़ेगा और वो सिर्फ पहियों को ही नहीं पूरी दुनिया को चला देगा, तो क्या आप यकीन करते? लेकिन 18वीं सदी ने यही कर दिखाया। एक ऐसे आविष्कार ने जन्म लिया जिसने इंसानी सभ्यता की रफ्तार बदल दी। स्टीम इंजन। ये सिर्फ मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। एक ऐसी ताकत जिसने कारखानों, रेलवे, जहाज और साम्राज्यों को खड़ा कर दिया। ये कहानी है उन दिमागों की जिन्होंने इसे बनाने का सपना देखा, उन हादसों की जिनके बिना ये पैदा ही नहीं होती, और उन फैसलों की जिन्होंने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। लेकिन कैसे? भाप का पहला बीज किसने बोया और वो सदियों तक क्यों अनदेखा रह गया? किस तरह भाप ने यूरोप की फैक्ट्रियों से निकलकर साम्राज्यों के नक्शे तक बदल दिए? और क्या भाप के बिना औद्योगिक क्रांति संभव थी, या ये बस एक और भूला बिसरा आविष्कार बनकर रह जाती? इन सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहां से जहां भाप का पहला कतरा उबलने लगा था। सदियों पहले की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां न बिजली थी, न मोटर, न इंजन। हर काम के लिए हाथ और जानवरों की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा थे। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना होता तो यह सफर कई दिनों का नहीं बल्कि कई हफ्तों का हो सकता था। घोड़े, बैलगाड़ियां और पाल नौकाएं यही परिवहन के जरिए थे। समुद्र की यात्रा हवाओं के भरोसे होती थी, और अगर हवा साथ न देती तो जहाज हफ्तों तक ठहर सकता था। गांवों में दिन की शुरुआत सूरज के साथ होती और अंधेरा होते ही सब सो जाते। शहर भी ज्यादा अलग नहीं थे। वहां थोड़ी रौनक जरूर थी, लेकिन काम धंधा अब भी पुराने तरीकों से चलता था। लोहे के औजार, लकड़ी का सामान, कपड़े, सब कुछ हाथ से बनता। अगर किसी को लोहे का दरवाजा बनवाना होता तो लोहार को कई दिन, कभी कभी हफ्ते लग जाते। लेकिन इस धीमी जिंदगी की एक बड़ी समस्या लगातार बढ़ रही थी, ऊर्जा की कमी। लकड़ी जलाकर घर तो गर्म रखे जा सकते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन, खदानों से पानी निकालना या भारी सामान उठाना, ये सब हाथ से करना बेहद मुश्किल था। कोयला इस समस्या का हल बन सकता था, और इसी के चलते कोयला खदानें पूरे यूरोप में तेजी से बढ़ रही थीं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान ही इन खदानों में एक डरावना दुश्मन था, पानी। जैसे जैसे खदान गहरी होती जाती, वैसे वैसे उसमें पानी भरने की समस्या बढ़ती जाती। कभी कभी इतना पानी भर जाता कि पूरी खदान बंद करनी पड़ती। हाथ से पंप लगाकर पानी निकालना बेहद थकाऊ और समयखोर था। मालिकों के मन में एक टीस सी रहती कि अगर कोई मशीन यह काम कर सके तो कोयला उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। दरअसल भाप का इस्तेमाल करने का विचार बिल्कुल नया नहीं था। पहली सदी में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया नाम के एक ग्रीक आविष्कारक ने एओलिपाल नाम की एक छोटी सी मशीन बनाई थी। इसमें पानी गर्म कर भाप बनाई जाती और भाप के दबाव से एक गोल धातु की गेंद घूमने लगती। ये देखने में अद्भुत था, लेकिन इसे किसी असली काम में कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। सदियों तक भाप का ये राज किताबों और प्रयोगशालाओं में ही दबा रहा। फिर आया 17वीं सदी का इंग्लैंड, जहां कोयला खदानों में पानी की समस्या हल करने के लिए नए प्रयोग शुरू हुए। 1698 में थॉमस सेवरी ने एक मशीन बनाई, एक तरह का भाप से चलने वाला पंप। 1712 का वह इंजन सिर्फ एक शुरुआत था। दुनिया को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस मशीन को तेज, किफायती और शक्तिशाली बना दे, और वह व्यक्ति जल्द ही आने वाला था। उसका नाम था जेम्स वॉट। कहानी अब पहुंचती है 18वीं सदी के मध्य के स्कॉटलैंड में। ग्रीनॉक नाम का एक छोटा सा बंदरगाह शहर। साल था 1736 और एक साधारण व्यापारी के घर एक बच्चा जन्मा। नाम रखा गया जेम्स वॉट। बचपन में ही जेम्स बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, जेम्स घंटों तक आसमान में बदलते बादलों को देखता, पानी की बूंदों को गिरते हुए निहारता और लकड़ी लोहे के टुकड़ों से कुछ न कुछ जोड़ तोड़ करता। उसके पिता ने उसे नौकायन और कारोबार सिखाने की कोशिश की, लेकिन जेम्स का मन हमेशा औजारों, स्क्रू और गियर में ही लगा रहता।
एक दिन घर के रसोई घर में बैठा उसने देखा कि चाय की केतली से उठती भाप ढक्कन को हिला रही है। यह नजारा किसी और के लिए मामूली हो सकता था, लेकिन जेम्स के दिमाग में सवालों की आंधी चल पड़ी। यह भाप ढक्कन को क्यों उठा रही है? क्या इस ताकत को किसी काम में लगाया जा सकता है? जेम्स बड़ा हुआ तो ग्लासगो चला गया, जहां उसने एक गणितीय औजार बनाने वाले के रूप में काम शुरू किया। वहां विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से उसकी दोस्ती हो गई। उसी समय उसे एक पुराना न्यूकोमेन इंजन मरम्मत के लिए दिया गया। जब उसने इंजन खोला और देखा तो उसे समझ आया कि यह मशीन कितनी अक्षम है। हर बार भाप भरने के बाद सिलेंडर को ठंडा करना पड़ता था, जिससे बहुत ऊर्जा बर्बाद होती थी। वॉट ने सोचना शुरू किया, अगर भाप को ठंडा करने की जरूरत ही ना पड़े तो? अगर भाप को किसी अलग जगह ठंडा किया जाए और सिलेंडर हमेशा गर्म रहे तो? यही विचार उसके महान आविष्कार की नींव बना। 1765 में उसने अलग कंडेंसर का विचार पेश किया। इसमें सिलेंडर से भाप एक अलग ठंडी चेंबर में भेजी जाती, जहां वो पानी बनकर संघनित हो जाती। सिलेंडर गर्म ही रहता, जिससे ऊर्जा की बर्बादी रुक गई और इंजन की क्षमता कई गुना बढ़ गई। यह सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। जहां न्यूकोमेन इंजन को एक काम करने में घंटों लगते थे, वहीं वॉट का इंजन तेज, कम कोयला खाने वाला और ज्यादा भरोसेमंद था। लेकिन एक और चुनौती थी। जेम्स वॉट एक महान आविष्कारक था, लेकिन अच्छा व्यापारी नहीं। यहां कहानी में आता है एक नया किरदार, मैथ्यू बोल्टन। बोल्टन बर्मिंघम का एक अमीर उद्योगपति था, जो नए आविष्कारों में निवेश करने से नहीं डरता था। वॉट और बोल्टन की साझेदारी इंजीनियरिंग के इतिहास में सबसे सफल साझेदारियों में से एक बनी। बोल्टन के पैसे और वॉट की तकनीक ने मिलकर भाप इंजन को पूरे ब्रिटेन में फैला दिया। अब भाप इंजन सिर्फ खदानों में पानी पंप करने के लिए नहीं, बल्कि कारखानों में मशीनें चलाने, आटे की मिलों में और यहां तक कि जहाज चलाने के लिए इस्तेमाल होने लगे। कारखाने अब नदियों के किनारे बनने की मजबूरी से मुक्त हो गए, क्योंकि उन्हें पानी के बहाव की ताकत की जरूरत नहीं थी। अब कारखाने वहां बन सकते थे जहां मजदूर मिलते थे, जहां बाजार नजदीक थे। यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, यह सामाजिक क्रांति थी। हजारों लोगों को काम मिला, उत्पादन कई गुना बढ़ा और सामान पहले से सस्ता होने लगा। लेकिन हर बदलाव के साथ विरोध भी आता है। कई मजदूर डरने लगे कि मशीनें उनकी नौकरियां छीन लेंगी। लुडाइट आंदोलन जैसे समूह पैदा हुए, जो रात में कारखानों में घुसकर मशीनें तोड़ देते। लेकिन मशीनों का पहिया अब रुकने वाला नहीं था। भाप इंजन ने जो लहर चलाई थी, वो अब पूरी दुनिया को बहा ले जाने वाली थी। जेम्स वॉट का भाप इंजन जब दुनिया में उतरा, तो उसने सिर्फ मशीनों को तेज नहीं किया, उसने समय को तेज कर दिया। लेकिन सच्ची क्रांति तब शुरू हुई जब इस भाप की ताकत को पहियों के नीचे और समुद्र के सीने पर उतारा गया। 18वीं सदी के अंत तक खदानों से कोयला और लोहे को बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए ट्रॉली जैसी गाड़ियां लकड़ी के पटरे पर घोड़े खींचते थे। यह तरीका धीमा, महंगा और मौसम पर निर्भर था। लेकिन कुछ इंजीनियरों के दिमाग में एक पागल सा ख्याल उभर रहा था, क्या होगा अगर इस भाप इंजन को पहियों के साथ जोड़ दिया जाए? शुरुआती कोशिशें हुई। रिचर्ड ट्रेविथिक नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर ने 1804 में पहली बार एक भाप चालित गाड़ी चलाई। ये भारी थी, पटरी टूट जाती थी और गांव के लोग इसे देखकर डर जाते थे। लोग कहते, ये लोहे का राक्षस है, लेकिन विचार मरने वाला नहीं था। और फिर आया नाम जॉर्ज स्टीफेंसन। 1825 में उसने बनाई स्टॉकटन डार्लिंगटन रेलवे, दुनिया की पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन। अब कोयला, लोहा और इंसान सब तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। 1830 में लिवरपूल मैनचेस्टर रेलवे शुरू हुई। यह सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए भी थी। लोगों ने पहली बार इतनी तेज रफ्तार से सफर किया। जहां घोड़ा गाड़ी से सफर में दिन लगते थे, वहीं अब कुछ घंटों में लोग शहर बदल सकते थे। रेलवे ने शहरों को जोड़ा, गांवों को बाजार से मिलाया और इंसानों की दूरी को छोटा कर दिया। अब अखबार, डाक और खबरें पहले से कहीं तेज फैलने लगीं। औद्योगिक क्रांति के इंजन में अब सचमुच पटरी पर दौड़ती हुई आग भर दी गई थी। जमीन पर रेलगाड़ी दौड़ रही थी, लेकिन समुद्र अब भी हवा और पाल पर निर्भर था। अगर हवा न चले तो जहाज हफ्तों तक समुद्र में फंसे रह जाते। भाप इंजन के बाद इंसान ने सोचा, समुद्र की किस्मत भी हमारी मुट्ठी में क्यों ना हो।
1807 में रॉबर्ट फुल्टन ने पहला सफल भाप चालित जहाज क्लेयरमोंट चलाया। हडसन नदी पर वो जहाज ऐसे चला जैसे पानी को चीरता हुआ कोई लोहे का तीर। अब व्यापारी मौसम के भरोसे पर नहीं बल्कि समय के हिसाब से सामान भेज सकते थे। थोड़े ही सालों में भाप चालित जहाज अटलांटिक पार करने लगे। 1838 में ग्रेट वेस्टर्न नाम का जहाज सिर्फ 15 दिन में इंग्लैंड से अमेरिका पहुंचा। पहले यह यात्रा महीनों लेती थी। अब अटलांटिक सिर्फ समुद्र नहीं रहा बल्कि दो महाद्वीपों के बीच एक तेज रफ्तार पुल बन गया। रेल और जहाज ने मिलकर एक ऐसी सप्लाई चेन बना दी जो पहले कभी देखी नहीं गई थी। कोयला, लोहा, कपड़ा, अनाज, सब कुछ सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पहुंचना आसान हो गया। फैक्ट्रियां दिन रात चलने लगी। शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ने लगी क्योंकि लोग गांव छोड़कर काम की तलाश में शहर आने लगे। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कारखानों में काम कठिन था, घंटे लंबे थे और सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं थी। भाप इंजन ने इंसान को ताकत दी, लेकिन उसी ताकत से उसने इंसान को मशीन का पुर्जा भी बना दिया। अब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका और बाद में एशिया के बड़े हिस्से इस बदलाव की लहर में बहने लगे। कृषि प्रधान समाज अब औद्योगिक समाज में बदल रहा था। एक किसान का बेटा जो कभी खेत में हल चलाता अब मशीन चलाना सीख रहा था। भाप ने सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बदली बल्कि इंसान के समय, स्पेस और सोचने के तरीके को बदल दिया। अब लोग दूर के शहर में नौकरी लेने, विदेश में बसने या दुनिया घूमने की कल्पना कर सकते थे। ये वो दौर था जब इंसान ने पहली बार महसूस किया, हम प्रकृति के भरोसे नहीं बल्कि अपनी ताकत के भरोसे भी जी सकते हैं। 19वीं सदी के आते आते भाप अब सिर्फ मशीन नहीं रही थी। ये एक ऐसी ताकत बन चुकी थी जिसने देशों की किस्मत लिखनी शुरू कर दी थी। जहां भाप का इंजन गया वहां व्यापार बढ़ा, शहर बसे और साम्राज्य खड़े हुए। लेकिन यही ताकत साम्राज्यों के पतन का कारण भी बनी। ब्रिटेन पहले से ही समुद्री ताकत था, लेकिन पाल वाले जहाज की सीमा थी। हवा अगर साथ हो तो सफर तेज, अगर ना हो तो हफ्तों की देरी। भाप चालित जहाज ने यह खेल ही बदल दिया। अब लंदन से भारत तक जाने में महीने नहीं हफ्ते लगते थे। सैनिक, अफसर, व्यापारी सब तेजी से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक घराने अब साल में ज्यादा चक्कर लगा सकते थे और ज्यादा माल ले जा सकते थे। ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में जर्मनी ने भाप जहाज और रेल को अपनी साम्राज्य निर्माण रणनीति का हिस्सा बना लिया। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका में भाप की सीटी के साथ औपनिवेशिक झंडे गाड़े जाने लगे। भारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चली। लोगों ने लोहे के उस राक्षस को देखा तो हैरान रह गए। जल्द ही रेलवे ने पूरे उपमहाद्वीप को जोड़ दिया। कच्चा माल बंदरगाह तक और तैयार सामान गांवों तक पहुंचने लगा। यह ब्रिटेन के लिए सोने की खान साबित हुआ, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर दोधारी तलवार जैसा था। जहां एक ओर तेज यात्रा और व्यापार से कुछ फायदे हुए, वहीं दूसरी ओर यह सिस्टम उपनिवेशवाद को और गहरा कर गया। रेल ने ब्रिटिश प्रशासन को दूर दराज इलाकों पर तेजी से नियंत्रण रखने की ताकत दी। भाप की ताकत सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही, युद्ध के मैदान में भी इसका इस्तेमाल हुआ। भाप चालित युद्धपोत, तोपखाने के लिए तेज सप्लाई, सैनिकों को दूर तक जल्दी पहुंचाना, यह सब अब संभव हो गया। अमेरिकी गृह युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। सेना ने भाप चालित जहाजों और ट्रेनों का इस्तेमाल करके सप्लाई लाइन मजबूत रखी, जिससे वे दक्षिण के मुकाबले तेजी से आगे बढ़े। इसी ही कहानी जापान की थी। मोनास्विंग 17वीं सदी के मध्य तक जापान बाहरी दुनिया से कटा हुआ था, लेकिन जब अमेरिकी नौसेना के कमोडोर पेरी 1553 में भाप चालित जहाज लेकर टोक्यो पे पहुंचे तो जापान समझ गया कि अगर उसने औद्योगिकीकरण नहीं किया तो वो भी उपनिवेश बन जाएगा। सिर्फ कुछ दशकों में जापान ने भाप इंजन, रेल और आधुनिक कारखानों को अपनाकर खुद एक औद्योगिक ताकत बना लिया। 20वीं सदी की शुरुआत में उसने रूस जैसे साम्राज्य को युद्ध में हरा दिया। दूसरी तरफ जो देश इस तकनीक को अपनाने में पीछे रह गए, वो औपनिवेशिक ताकतों के हाथों कमजोर पड़ते गए। भाप एक ऐसा हथियार था जो या तो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाता या आपको इतिहास के हाशिए पर धकेल देता। भाप ने औद्योगिक और साम्राज्यिक विस्तार को तेज किया, लेकिन इसके साथ आई कोयले की भूख ने
प्रकृति को पहली बार गहरी चोट पहुंचाई। कोयला खदानों का जाल धरती के पेट में फैलने लगा। शहरों में धुएं का बादल छाने लगा और नदियां काले पानी से भरने लगी। लोगों ने यह भी देखा कि तकनीक सिर्फ अमीरों और ताकतवर देशों का हथियार बन सकती है अगर इसका इस्तेमाल बराबरी के लिए न किया जाए। 20वीं सदी का मोड़, दुनिया तेजी से बदल रही थी। भाप जिसने एक पूरी सभ्यता को नई दिशा दी थी, अब अपने ही बनाए रास्तों पर लड़खड़ाने लगी। नई ताकतें दरवाजा खटखटा रही थीं। बिजली, तेल और आंतरिक दहन इंजन। भाप इंजन अब भी मजबूत थे, लेकिन वे भारी थे, विशाल थे और उनकी भूख असीम थी। कोयले का धुआं और गर्मी उन्हें चलाती थी, लेकिन दुनिया अब कुछ और चाहती थी, तेजी, कुशलता और साफ सुथरी ताकत। 1900 के बाद बिजली से चलने वाले ट्राम और मेट्रो शहरों में उतरने लगे। कारखानों में इलेक्ट्रिक मोटरों ने भाप इंजन की जगह लेना शुरू किया और फिर आया पेट्रोल और डीजल से चलने वाला इंजन, छोटा, हल्का और उतना ही शक्तिशाली। रेलवे, जो भाप की सबसे बड़ी पहचान थी, वहां भी बदलाव की लहर चली। भाप इंजनों की जगह धीरे धीरे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन लेने लगे। भाप के इंजनों को मेंटेन करने के लिए दर्जनों लोगों की जरूरत होती थी। फायरमैन, इंजन ड्राइवर, कोयला ढोने वाले, पानी भरने वाले। लेकिन डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन ने यह काम कुछ ही लोगों में निपटा दिया। 1950 और 60 के दशक में ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, सब जगह भाप इंजन विदाई लेने लगे। स्टेशन पर उनकी सीटी और भाप के बादल धीरे धीरे एक याद बनकर रह गए। भाप चालित जहाज भी अब पीछे हट रहे थे। तेल से चलने वाले इंजन छोटे थे, उन्हें कम लोग चला सकते थे और वे ज्यादा दूरी बिना रुके तय कर सकते थे। कोयला भरने के लिए बीच बीच में रुकने की मजबूरी खत्म हो गई। 20वीं सदी के मध्य तक बड़े जहाज, युद्धपोत और कार्गो शिप्स में भाप का दौर लगभग खत्म हो गया। हाँ, एक जगह भाप ने लंबी उम्र पाई, बिजली बनाने के लिए बड़े पावर प्लांट में। वहां टरबाइन और बॉयलर का राज अब भी जारी था और है। भाप इंजन की विदाई के बावजूद उसकी छाप इतनी गहरी है कि उसे मिटाना असंभव है। इसने न सिर्फ उद्योग को, बल्कि समाज, राजनीति और पूरी दुनिया के नक्शे को बदल दिया। भाप ने शहरों को जोड़ा, देशों को मिलाया, साम्राज्य बनाए और गिराए, और इंसान को पहली बार इस एहसास से भर दिया कि हम अपनी ताकत से धरती का चेहरा बदल सकते हैं। आज दुनिया के कई हिस्सों में पुराने भाप इंजन संग्रहालयों में रखे हैं। कुछ अब भी सैलानियों के लिए पटरी पर दौड़ते हैं। हवा में वही पुराना कोयले का धुआं, इंजन की घर्र घर्र आवाज और सीटी की वो चीख जो मानो इतिहास की गहराइयों से आती हो। भाप ने हमें सिखाया कि तकनीक सिर्फ एक औजार नहीं, बल्कि सभ्यता का इंजन है। लेकिन साथ ही ये भी कि हर ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। औद्योगिक क्रांति ने तरक्की दी, पर साथ ही प्रदूषण, असमानता और संसाधनों के अत्यधिक दोहन को भी जन्म दिया। भाप अब भले ही रोजमर्रा की जिंदगी से गायब हो गई हो, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे चारों ओर है। हर ट्रेन, हर फैक्ट्री, हर जहाज और हर बिजली घर में उसका डीएनए छुपा है। कभी कभी जब कोई पुराना भाप इंजन पटरी पर सीटी मारता है, तो लगता है जैसे समय खुद पलट कर कह रहा हो, याद है मैंने तुम्हें दौड़ना सिखाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी सीरीज खोज जिसने दुनिया बदल दी की एक रोमांचक शुरुआत। आज आपने देखा कि कैसे इंसान की जिज्ञासा ने एक चिंगारी को आग बना दिया और उस आग ने इतिहास के पन्ने जलाकर नए पन्ने लिख दिए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंसान की खोज कभी रुकती नहीं। एक सवाल का जवाब मिलते ही 10 नए सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। अब सोचिए, जब इंसान ने बिजली की ताकत को काबू में किया, तो अंधेरा कैसे हमेशा के लिए मिटा? जब प्रिंटिंग प्रेस का पहिया घूमना शुरू हुआ, तो विचार कैसे सीमा पार कर गए? या जब एक छोटे से कंप्यूटर चिप में दिमाग जैसी ताकत भर दी गई, तो दुनिया किस तरह उलट पुलट हो गई? इन सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर बार हम एक नई खोज की कहानी खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे उसने हमारी सोच, हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। और आप भी अगर किसी आविष्कार की कहानी जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, ये आप ही के लिए है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद वही होगी जो आपकी दुनिया बदल दे।